नमस्कार साथियों। भारत देश के राजनीतिक का अमृत काल एक ऐसा कालखंड जिसमें लोकतंत्र और संविधान को लेकर के उठते हुए सारे सवाल भी समय के साथ कैसे बदल जाए, इस बात की तैयारी इस समय में अपनी चालों के जरिए सत्ता ने करके दिखा दिया है। यानी ये कहे विपक्ष की बिसात पर ही अपनी चालों के जरिए राजनीति साधने का ये अनूठा खेल है। ये कैसे संभव है कि जिस भारत देश के भीतर राजनीतिक सत्ता को लेकर के यह सवाल विपक्ष की ओर से उठने लगे कि लोकतंत्र अब खत्म हो चला है, संघीय ढांचा चरमरा गया है, इस भारत देश के भीतर में संस्थान गुलामों के तर्ज पे काम कर रही है, इस भारत देश का चौथा स्तंभ मीडिया रेंग रहा है। और इन सब के बावजूद भी और तमाम संस्था और स्वायत्त संस्था या फिर संवैधानिक संस्थानों जांच एजेंसियों के आस्ते भी जिस लोकतंत्र पर खुले तौर पर हमले का जिक्र सियासी तौर पर विपक्ष करता चला जाए, आगे उस विपक्ष को साधने में लगे हुए राजनेता ही अपने तौर पर बदलते अगर चले जाए तो फिर एक ही बात यहाँ पे बचती है, बिसात विपक्ष बिछाता चले, सत्ता अपनी चाल चलती चली जाएगी। और चलती हुई इन चालों के बीच अगर आज बिहार के नीतीश कुमार अगर टारगेट पे हैं तो कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा। और यहाँ पर फिर सवाल हर के मन में होगा कि इस राजनीतिक अमृतकाल के दौर में राजनीतिक सत्ता से हटकर दूसरी कोई राजनीति क्या इस दौर में मायने नहीं रखती है। और शायद यही वह सवाल है जिसमें कोई भी ये बात पूछ सकता है कि अब आखिर दिल्ली की सत्ता का टारगेट अगला क्या है। उसको दक्षिण में जीत चाहिए, 400 पार का नंबर चाहिए लोकसभा के चुनाव में, या फिर राजनीतिक तौर पे विपक्ष का सुपरा साफ चाहिए। और शायद इसीलिए इस भारत देश के तमाम नेताओं को एक लाइन में आप खड़े करने की शुरुआत कर दीजिए। उसके भीतर आपको कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि कांग्रेस के भीतर सेंध लगाना शायद सबसे आसान काम है इस दौर में। और सियासी तौर पर कांग्रेस की जरूरत मौजूदा सत्ता को इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस ही नहीं बचेगी तो विपक्ष और लोकतंत्र का जिक्र बार बार इस भारत देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया भर में ही कौन करेगा। इसीलिए शायद इस पूरे बिसात के ऊपर खड़ी ममता बनर्जी हो, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, शरद पवार हो, या फिर कहे इस पूरी बिसात से हट करके वैसी बिसात जो सत्ता के साथ खड़ी नहीं है, उसकी कतार में भी चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जगन रेड्डी साहब हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, या फिर कहे इस दौर में नवीन पटनायक हो, हर कतार को आप परखते जाइए। और उसके बाद आपसे कोई अगर सवाल ये करे कि दरअसल विपक्ष की बिसात के ऊपर बचा कौन है, तो आपके पास जवाब में अभी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में ये जवाब नहीं आपके पास होगा। क्योंकि हर जीत के साथ जो है 2024 के लोकसभा चुनाव का मंत्र लगातार दौड़ रहा है। और लोकसभा के मंत्र का मतलब साफ है, इस बार 400 पार। और भारत देश की राजनीति में नेहरू के बाद शायद दूसरा नंबर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में हो जाएगा। आंकड़ों के हिसाब से और जीत का पहाड़ इतना बड़ा हो जाए कि हर जीत छोटी पड़ जाए, साल के हिसाब से हर प्रधानमंत्री का कालखंड छोटा पड़ जाए, और उसके बाद खुले आम यह इस बात का ऐलान हो जाए कि इस देश में प्रधानमंत्री उसी आरएसएस से निकला हुआ एक प्रचारक है, जिसको लेकर के सवाल उठते रहे कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इस आरएसएस ने क्यों कर दी। और सियासी तौर पर जितने भी मुद्दे उठाए गए उसमें अगर सफलता ना मिली तो ऐसी कौन सी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां पर गवर्नेंस ही नहीं बल्कि समूची संवैधानिक व्यवस्था भी एक हिसाब से उस सत्ता के अनुकूल होती हुई दिखाई भी पड़ने लगी। और सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक मीडिया पत्रकार द्वारा जो परोसा गया वो हर किसी के मन में बस गया और विकल्प ही गायब हो गया। शुरुआत कहाँ से किया जाए? शुरुआत तो कुछ तस्वीर से कर देते हैं। इन सारे तस्वीर को आप देखिए, खुला ऐलान है नीतीश मोदी के हो चुके हैं। जी हाँ,
हंसी और ठहाके के बीच शामिल इन सारे तस्वीरों को एक एक करके जब आप परख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी छवि और कहीं सामने तो नजर नहीं आएगी, क्योंकि इन सारे तस्वीरों के साथ विचारधारा के खत्म होने का सवाल जुड़ता है, सत्ता के सबसे बड़े विचारधारा के तौर पर उभरने का सवाल है, और सियासी और सामाजिक तौर पर इस भारत देश के भीतर में कौन से ऐसे मुद्दे बेईमानी कब हो जाएं, उसका ये पूरा खुला खेल और खुले तौर पर हंसी ठटका लगाती हुई यही सारी तो तस्वीरें हैं। क्योंकि हर तस्वीर के साथ इस दौर में चुनाव है, और हर चुनाव के साथ उस राज्य की लोकसभा की सीटें जुड़ी हुई हैं, और उस हर लोकसभा की सीट के ऊपर जीत की मुहर किसकी होगी, इस बात का खुला ऐलान है। शायद इसकी शुरुआत जो है बिहार से हो गई, नीतीश कुमार से हो गई, जिन्होंने पूरी रचना इंडिया गठबंधन को लेकर, तमाम साथियों को लेकर, तमाम विपक्ष के सहयोगियों को लेकर के और गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा होकर के जिस दिव्य दृष्टि से भारत देश की राजनीति को साधना चाहा, उसमें वह एक ही झटके में नतमस्तक नहीं हुए, बल्कि उनके सामने इतना घना अंधेरा छा गया कि उसके भीतर के उजाले को वह कभी समझने की भूल कर गए, या फिर ये कहे कि उसकी सच्चाई यही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज खुला ऐलान एक एक करके जो भी आया उसने यही बताया कि अब बिहार भी 40 में से 40 सीट हमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना था उस हमारी में नीतीश कुमार शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, अभी यह पलटने की परिस्थिति बची हुई है, और वह सारी बात पलटेगी, यह उसको आपको लिख डालिए। लेकिन पहले जरा सुनिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उस हंसी और ठहाके के बीच। राजद की विदाई करके फिर से सुशासन स्थापित करने के लिए हम लोग संकल्पित सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी, और हम लोग बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, और फिर से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारे प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की 40 सीट एनडीए जीतकर उनके झोली में देगी। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में, और बिहार में 40। तो फिर 40 बिहार की लोकसभा की सीटें आपकी हो गई, यानी बीजेपी की हो गई। अब सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जहां पर जयंत चौधरी हैं, उनकी घेराबंदी की शुरुआत क्या हो गई है, या फिर अगला नंबर महाराष्ट्र का आएगा। महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे सबसे कमजोर नस हैं, सियासी तौर पर बहुत बड़े मजबूत हो चले हैं, लेकिन सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संघ की परेशानी यही है कि कितना भी वह ठाकरे परिवार को ध्वस्त कर ले, लेकिन हिंदुत्व का तमगा वह लिए ही रहते हैं। और जो मनोभाव इस दौर में महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर उद्धव ठाकरे को लेकर चल पड़ा है, उसके सामने एकनाथ शिंदे को कोई मायने रखते नहीं। तो क्या षड्यंत्र कुछ इस प्रकार से होगा जिसमें सवाल ठाकरे परिवार के सामने अपनी विरासत को सौंपने का आकर खड़ा हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी चक्रव्यूह की परिस्थितियां एक ही झटके में आदित्य ठाकरे के आसपास खड़े करने का एक प्लान की शुरुआत हो तो नहीं गई है। सियासी तौर पर महाराष्ट्र के 48 लोकसभा की सीटें बहुत मायने रखती है, और सियासी तौर पर 40 से ज्यादा संख्या 48 की होती है, और वैचारिक तौर पर हिंदुत्व और उसके भीतर भी कट्टर हिंदुत्व के आश्रय सियासत साधने की सोच महाराष्ट्र से ही निकलता है। तो फिर क्या अगला कदम अब महाराष्ट्र की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का जा रहा है, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हटकर उससे पहले ही एक निशाना पश्चिम बंगाल के भीतर डाला जा सकता है? क्योंकि सियासी तौर पर अगर परखा जाए तो पश्चिम बंगाल के भीतर भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव है, वो अपने बूते सत्ता में आ सकती है अगले चुनाव के बाद, यह परिस्थिति वो लगातार बना ले। और दूसरी परिस्थिति ये होती है कि महाराष्ट्र के भीतर अपने बूते अभी भी वह सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है,
उसे सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। लेकिन वहां पर जैसे ही उद्धव ठाकरे साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगला सवाल होगा कि वह क्यों खड़े होंगे, और उसके आगे का सवाल उठेगा वह क्यों नहीं खड़े होंगे। इस सारे क्यों नहीं और होंगे के बीच दरअसल वही बिसात है जिसको सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिछाती है, और जिसके दायरे में ममता बनर्जी ने एक ही झटके में अपने बूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए। तो यह रेखा क्या नहीं पहुंचेगी महाराष्ट्र तक? इसका एक अंदेशा जो है जनता दल यूनाइटेड के नेता जो दिल्ली के भीतर बैठते हैं, केसी त्यागी, जी हाँ, जो जिधर झुक जाते हैं उसी दिशा में वह तर्क गढ़ने लगते हैं, और ये तर्क गढ़ते गढ़ते वह आज इस बात की दिशा में आगे चले गए कि सारे छत्रकों के पास तो वोट बैंक और सियासत तो असल में कांग्रेस की ही है, और कांग्रेस अपने वोट बैंक को वापस चाहती है। तो अपने वोट बैंक को उसको वापस चाहिए तो छत्रक खत्म हो जाएंगे, यानी परिभाषा गढ़ने की शुरुआत हो गई है। सियासी तौर पर परिभाषा गढ़ने के लिए केसी त्यागी से बेहतरीन व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है राजनीति में, खासतौर पे तब जब वो अपनी पहचान समाजवादी के लिए रखते हैं, जिक्र लोहिया का करते हैं और बार बार आंदोलन के शक्ल में अपने शब्दों को ढाले, लेकिन इस बात का जिक्र करने से चूक जाएं कि आखिर कब लोहिया किस रूप में संघ के साथ खड़े हो गए, जनसंघ के साथ खड़े हो गए, या फिर यह चौधरी चरण सिंह का जिक्र करे तो उस समय खड़े हो गए। किस प्रकार से राजनीति को साधा जाता है और राजनीति की पूरी दिशा को अपने अनुकूल ढाला जाता है, इसकी एक जो महक केसी त्यागी ने आज दे ही दिया, जो शायद उस रणनीति और राजनीति का एक हिस्सा है कि अगले निशाने पे कौन आने वाला है। जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में अब जरा आप सोचिए कि सत्ता के निशाने पे कौन है, अगला नंबर किसका होगा, टारगेट पे कौन होगा। जब पूरी छत्रकों की कतार को ही अगर कांग्रेस के खिलाफ खड़े करते हुए केसी त्यागी ने केवल ये नहीं बताया कि ये सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं, और एक समय खड़े हुए भी हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर में इस भारत देश के तमाम छत्रकों को गिनते जाइए। ममता बनर्जी एक समय एनडीए गठबंधन के साथ रह चुकी है, यानी एनडीए बर्दाश्त है, लेकिन इस दौर में मोदी सत्ता बर्दाश्त नहीं है। तो फिर इस राजनीति को साधने में कितना समय लगेगा, जब वहां से फिसल कर सीधे तौर पर यहाँ पर खड़ी हो नीतीश कुमार खड़े हो चुके हैं, जो पहले के साथी थे एनडीए के। अकालियों को मनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। अब माना जाता है अगले 15 दिनों के भीतर पंजाब में भी कोई खेल हो जाएगा। मायावती पूरे तरीके से खामोश है, चुप है इस दौर में, उसकी खामोशी ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाती है। आरएलडी के जयंत चौधरी 6-7 सीटों के ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर चुनाव लड़ेंगे। जाट लोग नाराज रहता है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्यों नहीं आरएलडी और जयंत चौधरी को साथ ले आया जाए उत्तर प्रदेश में, उनको मनाने में कोई समय तो नहीं लगेगा। अजित सिंह भी तो एक समय साथ हुआ करते थे, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी दायरे में क्या अखिलेश यादव को लाया जा सकता है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अखिलेश नहीं आएंगे, उनकी पूरी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, उनको छोड़ना भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी है। जिस प्रकार से मायावती चुप रहे और राजनीतिक तौर पर सियासी तौर पर मुलायम वाले तेवर अखिलेश के भीतर ना आए, यही राजनीति तो साधनी है, इससे हट करके कहाँ कुछ करनी है। उसके भीतर आइएगा, तेलंगाना के भीतर चंद्रशेखर राव साथ आ चुके हैं, कर्नाटक में जेडीएस साथ आ चुकी है, चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के भीतर होड़ मची हुई है, कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर हेमंत सोरेन भी तो एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं, अब उनको 10वां नोटिस भी ईडी का भेजा जा चुका है। शरद पवार की राजनीति कितने दिनों तक चलेगी, यह भी समझने की बात है, क्योंकि उनकी नब्ज जो है महाराष्ट्र की जिन नौकरशाही पे रहती है और जिस पूंजी पे रहती है, उस पाइपलाइन को ही तो अपने अनुकूल करना है। एक ही झटके में वह भी डामाडोल हो जाएंगे। इसकी शुरुआत
जी हाँ, किसी दूसरे और से नहीं, उसी परिवार के उसके भतीजे से हुई, जिसके आश्रय सत्ता उन्होंने बदली और उसके बाद पोते के आश्रय चीजों को परखने की कोशिश की और वहां पर कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के भीतर उनके पोतों को भी उस दायरे में खड़ा कर दिया गया। अब सियासी तौर पर ये सारी परिस्थिति ये बताती है अब बचा है कौन, और बचने का नाम जैसे ही मन में आपके आएगा आप कहेंगे अच्छा वामपंथी बच गए, कांग्रेसी बच गए, कुछ कश्मीर के नेता भी बच गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की तो जरूरत है। ये सारे साथ में आए ही नहीं, और शायद यही वह कारण है कि जिस कारण को परखने के लिए, समझने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी के नेता के निशाने पर भी वर्तमान में मोदी सत्ता नहीं बल्कि कांग्रेस अब है। जरा इस बात को भी देख लीजिए आप, आपको बहुत मजा आएगी। की सरकार बनाने में कांग्रेस की पूरी भूमिका राजस्थान में रही, मध्य प्रदेश में रही, और ऐसे ही चलता रहा जो अभी नीतीश जी के साथ बिहार में हुआ है। तो 2024 में बीजेपी की सरकार बनवाने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस की वजह से जी हाँ, ये बीएसपी के नेता हैं, मायावती के पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, और राजनीतिक तौर पर इस समय में चुप है, साइलेंट है, शांत है। सियासी तौर पर उनकी चुप्पी बाकी दलित वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी को सेंध लगाने की इजाजत देती है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर अगर मायावती खड़ी ही नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी लावालाव की स्थिति में होगी। आरएलडी निशाने पर है, वह कभी भी किसी भी दिन खबर के तौर पर आपके सामने परिस्थिति आ ही सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर ठाकरे परिवार को अपने अनुकूल करना उस पूरे प्रक्रिया के भीतर समाता है, जहां पर आने वाले समय में नई पीढ़ी को और विरासत को जिसे सौंपने का है उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। यहाँ पर 2-3 बात और बहुत बड़े होते हैं। तो क्या विधानसभा के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना नहीं चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में एक झटके में लोकसभा चुनाव ही उसके लिए पहली प्राथमिकता बन चुकी है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 का साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मई के महीने में जैसे ही ऐलान इस बात का हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, तीसरी बार जीत गए, उसके बाद संघ का शताब्दी समारोह शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, 2025 में 100 साल आरएसएस के पूरे होंगे, जो 1925 में बनी थी, और 100वें साल में इस देश में प्रधानमंत्री रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें, वह राजीव गांधी का भी रिकॉर्ड टूट रहा होगा, जहां पर 4 से प्लस से ज्यादा का आंकड़ा था। और इससे जरा हटकर कोई टारगेट क्या हो सकता है जीवन में कि ये सब रिकॉर्ड हमारे ही नाम हो जाए, क्योंकि इस समय में संसद भवन तो हम ही ने बनवा दिया। इस दौर में वो तमाम इमारतें हो, चाहे रेलगाड़ी के तौर पे चलने वाला परिवहन व्यवस्था हो, हर चीज बिल्कुल नई है और नए तरीके से इंडिया बन रहा है। तो ऐसे में कौन सा विजन, कौन सी दृष्टि कांग्रेस के पास होगी जो विकल्प के तौर पर इस भारत देश के सामने रख दे? क्योंकि बार बार अलग अलग तरीके से वो फिसल जाती है और हर मौके पर वह रिएक्ट कर जाती है, और वह अपनी विरासत को, अपने संघर्ष को, अपनी विचारधारा और अपनी सत्ता संभालने की कुवत वह भूल ही जाती है। क्योंकि इस दौर में नेताओं की जो पूरी लिस्ट है कांग्रेस के भीतर है, उसके कंधे पर पुराने समय का कहीं ना कहीं कहे तो भ्रष्टाचार भी लदी हुई है और जनता से उनके सरोकार भी नहीं। ये सारी बात इसलिए भी क्योंकि अगर राहुल गांधी को आप छोड़ दीजिएगा, जिसने सत्ता उस रूप में नहीं भोगा जहां पर उन्हें कुछ सरकार चलानी पड़े, परिवार ने जरूर भोगा, लेकिन वहां पे उनके आसपास के तमाम कद्दावर नेताओं को अगर देखिएगा तो हर किसी की फाइल कौन मौजूद है पीएमओ में। वो कितने बड़े ताकतवर व्यक्ति के तौर पे, सबसे बड़े ताकतवर के तौर पे उपेंद्र सिंह हुड्डा है जो हरियाणा के हैं। एक ही इशारे पे उन्हें दिल्ली दौड़ कर आना पड़ेगा, न तो मस्तक होना हो पड़ेगा और न था वो जेल के भीतर होंगे। ये फाइल भी उनकी पड़ी हुई है, तो फिर बचता कौन है? अशोक चौहान महाराष्ट्र के भीतर, उनकी भी फाइल, भूपेश बघेल फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री पीछे थे पूरा, अभी इस मतलब एक एक नेता को छोड़ते जोड़ते हुए उस कटघरी, उस पोटरी के आसपास पहुंचेगी जिस दौर में गांधी परिवार के आसपास खुद को ताकतवर अगर बनाता है और बताता है सियासी तौर पर वह कितना कमजोर और कितना आश्रित है गांधी परिवार पे नहीं, अपनी फाइल और अपने पूंजी को बचाने के लिए सबका पेट भरा हुआ है।
सबके पास बहुत संपत्ति है और वह उसे गंवाना चाहता नहीं है, तो फिर संघर्ष कर कैसे पाएंगे इस दौर में। और संघर्ष करते हुए राहुल गांधी के आसपास ही समूची कांग्रेस अब टिक जाती है और इसीलिए प्रतिक्रिया जो है तुरंत ही निकल करके आती है और हर कोई प्रतिक्रिया देने की होड़ में रहता है। आज भी तो कुछ यही हुआ नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश हो, क्या कहते थे वो, जरा देखिए। वो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार। इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। फिर ये चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वो गिरगिटों को अच्छा कड़ा टक्कर दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग हुई उसमें किसी एम्बिशन के बारे में, अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। पटना में पहली बैठक उन्होंने ही तो बुलाई थी। सभी पार्टियों का निमंत्रण उन्हीं के तो गया था। पटना में हुआ था 23 जून को था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। किसी ने गिरगिट कहा तो किसी ने आया गया राम कहा। जी हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे समय में इस भारत देश के सबसे पुरानी पार्टी और इस भारत देश के भीतर में हर प्रांत में, हर राज्य में फैली हुई कांग्रेस के सामने इस भारत देश को लेकर और एक अदद अगर नीतीश कुमार को लेकर के ही अगर हो, कोई दृष्टि क्या बची हुई अब नहीं है? क्या सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर युवाओं के सामने बेरोजगारी की परिस्थितियां, महिलाओं के सामने असुरक्षा की परिस्थितियां और रसोई चलाने को यानी किचन चतिया और रसोई चलाने को लेकर महंगाई की स्थितियां, इस भारत देश के भीतर बड़े बुजुर्ग पीएफ का पैसा निकाल करके जीवन जीने की परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। और हर मुद्दे को लेकर, चाहे बैंकों के भीतर का खोखलापन हो, इस दौर में आरबीआई का सरकार के अनुकूल हो जाना हो, इस भारत देश के भीतर में नौकरशाही और जजों तक को लेकर के सवाल लगातार उठने लगे हो, हर वह मुद्दा आपके मन में जो कुछ भी इस देश के भीतर दौड़ रहा है, चाहे इस भारत देश के भीतर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन को लेकर के, इस भारत देश को छोड़ करके बाहर जाने वाले बच्चों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है। दूसरी ओर इस देश में रईस भी अब बिजनेस करना नहीं चाहते हैं और टैक्स के मार कितनी जबरदस्त है और पूरे भारत देश के भीतर में सब्सिडाइज रेट पर उनकी जनता को किसी भी हालत में, भूखी जनता को किसी भी हाल में अनाज मिल जाए। जब ऐसी व्यवस्था देश में खड़ी है तो देश आने वाले समय में कैसा होगा ये कोई बताने की दिशा में आगे जा नहीं पा रहा है। यह क्या विजन की कमी है? राजनीतिक सियासी तौर पर कमजोर होती हुई परिस्थितियां हैं, खुद पर भरोसा नहीं है। हो सकता है ये राजनीतिक तौर पर ये परिस्थितियां आई हैं और इन सारी परिस्थितियों की कतार में जो लगता है कि एक नाम और एक व्यक्ति की बातों का भी जिक्र थोड़ा करने की जरूरत है। वह होते हैं तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाते हैं उससे पहले बिहार में एक रोजगार दे पाने की स्थिति में कोई नहीं आता है, लेकिन 15 अगस्त को नीतीश ऐलान करते हैं रोजगार बांटेंगे और उसके बाद हजारों नौकरियां बांटी जाती है, दी जाती है। लेकिन ये तमाम चीज अब दफन हो गई और सियासी तौर पर युवा पीढ़ी इस वर्तमान राजनीति और फिर अमृतकाल को राजनीति को देख रही है। तभी तो तेजस्वी के तेवर बताते हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हमारे साथ होते थे, मंच से हम लोग बातें करते थे तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितना काम कर रहे हैं, ये काम हुआ। आज तक कभी नियुक्ति पत्र किसी सरकार और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को बांटते हुए देखे थे क्या? हम आज तब ना बंटवाना शुरू किए, उसके बाद ना भारत सरकार बांटना शुरू किया। ये सब भूलता है कोई? बीजेपी को क्या कहेंगे? बीजेपी शुभकामना है बीजेपी के लोगों को।